Assalamu alaikum students. I hope all of you would be fine and doing great at your homes, and welcome back to your schedule of online classes. Okay बच्चे, today we are going to start lecture number 8, that is Arabic and anaerobic respiration. इससे पहले जो है वो हमने कुछ एंजाइम्स के को डिस्कस किया और उसके अलावा सेल में पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गेनेलिज़ को भी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है वो अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स के जो बाद का जितना भी सिलेबस है, इसमें हमने जो पहला पोर्शन है उसमें हमने सेल में हो पाए जाने वाले सेल में होने वाले डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करना है। तो बेसिकली ये जो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है, दीज आर द प्रोसेसेस दैट आर प्रेजेंट इन योर सेल इन आवर सेल्स। ये हमारे सेल में पाए जाने वाले एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ये होते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये रेस्पिरेशन क्या होती है। तो रेस्पिरेशन बेसिकली बच्चों दो स्टेप्स पर होती है। एक होती है नॉर्मल रेस्पिरेशन, जिसको आप ब्रीथिंग भी कहते हैं, जिसमें जो है वो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। बेसिकली वो ब्रीथिंग होती है, लेकिन हम उसके लिए भी टर्म जो है वो रेस्पिरेशन या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन टर्म यूज़ करते हैं। सेकंड इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन भी हो सकती है और इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन ये वो प्रोसेस है जो कि हमारे सेल के अंदर होता है, और ये इसमें बेसिकली जो ग्लूकोज़ होता है उसकी ब्रेक डाउन की जाती है और उससे एनर्जी जो है वो हासिल की जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ आ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ जनरेटेड एंड दैट इज़ कैरिड आउट इन आवर सेल। एनर्जी आती कहाँ से है? ये ग्लूकोज़ की ब्रेक डाउन से आती है। ग्लूकोज़ क्या है? ये हमारी डाइट का एक जो नॉर्मल आप कह लो यूनिट है, ये वो होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम ले रहे होते हैं उसमें ग्लूकोज़ होता है, और उसके बाद जो है वो उसको उसकी ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी हासिल की जाती है। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन की जो बेसिकली टू कैटेगरीज होती हैं, वन इज़ एरोबिक एंड सेकंड इज़ एनारोबिक। एरोबिक जैसे नाम ही बता रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ये वो होती है दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट डज़ नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती, जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं बल्कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है वो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक के दरमियान क्या डिफरेंस है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन occurs in the cytoplasm of the cell and it does not require the oxygen. एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होती है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वो सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें ज़्यादा सारी एनर्जी जो है वो मिल जाती है, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो नहीं मिलती। जब हम ग्लूकोज़ की ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे जो है वो लेस एनर्जी, लेस एटीपी जो है वो जनरेट होती है, जबकि एरोबिक में ज़्यादा होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन होती कब है? बेसिकली कहता है जब आपका जो हार्ट रेट होता है या फिर जो आपका ब्रीथिंग रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो उस वक्त यूज़ हो रही होती है, या फिर आप कह लो इसका रेट भी बढ़ जाता है। और जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, ये जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसके दौरान में जो ग्लूकोज़ की ब्रेक डाउन होती है वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसा होता है कि क्योंकि आपको एनर्जी फ़ौरन से चाहिए होती है, फ़ौरन से ग्लूकोज़ की ब्रेक डाउन करनी होती है जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी हार्ड वर्क में ख़ुद को इंगेज कर लेते हैं, तो उस वक्त जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलना, जो एनर्जी मिल रही होती है वो कम हो जाती है, तो हमारे जो मसल्स होते हैं फ़ौरन से एनारोबिक रेस्पिरेशन पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह अपनी, जब हम ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंप्लीट कर लेंगे ना, जब फर्मेंटेशन पे जाएंगे तो हम इन चीज़ों को बहुत जो है वो डिटेल में तब डिस्कस करेंगे। पहले हमने एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करनी है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली होती है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का नाम आपने सुना होगा। ये बेसिकली ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। लाइसिस स्टैंड्स फॉर ब्रेक डाउन, ग्लाइको स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, और ये एक एन एरोबिक प्रोसेस होता है। एन एरोबिक मतलब कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। जो ग्लाइकोलिसिस है ना, अगर आप इसके थोड़े से बैकग्राउंड की बात करें, इसकी थोड़ी सी एवोल्यूशन की बात करें, तो जो ग्लाइकोलिसिस है वो बहुत
बहुत एंशियंट प्रोसेस है, बहुत पुराना है। जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे जब ऑक्सीजन भी हमारी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नहीं थी, ग्लाइकोलिसिस तब भी होती थी। उस वक्त के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी एंशियंट ऑर्गेनिज्म थे, वो भी अपनी एनर्जी जो है वो इसी तरह ग्लाइकोलिसिस से ही हासिल करते थे। और ये एनर्जी जो है वो लेकिन वो ऑक्सीजन उस वक्त जो है वो मौजूद नहीं थी, तो इसका मतलब ये है कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में एटीपी बनती है। एटीपी का जो यूनिट है दैट इज़ एटीपी हमारी, आपको पता है कि हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है। तो यही हमें जो है वो तमाम जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं, तमाम को रेगुलेट करने में यही एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। तो ग्लाइकोलिसिस पर चलते हैं। ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू द पायरुवेट। ग्लूकोज एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 6 कार्बन्स होती हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है। एक ग्लूकोज को दो जो है वो पायरुवेट में तोड़ा जाता है। आप कह सकते हो कि जो पायरुवेट है वो बेसिकली एक 3 कार्बन कंपाउंड है, और इसके लिए टर्म पायरुविक एसिड भी हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ग्लाइकोलिसिस में वाटर भी जनरेट होता है, और हाइड्रोजन आइंस भी जो हैं वो भी जनरेट होते हैं, या फिर कह लो कि वो भी निकाले जाते हैं। उसके बाद कहता है कि ये जो फ्री एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज़ होती है ना, वो बेसिकली कहता है कि वो एटीपी होती है, जिसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम कहते हैं, और साथ में एनएडीएच होता है। ये एनएडीएच जो है ना, इसको आप तमाम वर्ड्स को कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। यहाँ पर ये स्मॉल हो गए हैं। NADH रिड्यूस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइनिक्लोटाइड। इसके साथ मैंने रिड्यूस क्यों लगाया, देखिए, क्योंकि अब इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच हो चुका है। तो जब हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो इसका मतलब इनकी जो है वो रिडक्शन हो जाती है। और इसके बाद ग्लाइकोलिसिस की एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं। जैसे हमने एंजाइम्स में ये बात की थी कि ये एंजाइम्स हमारी बॉडी में होने वाले तमाम तर फंक्शंस को, तमाम मेटाबॉलिक पाथवेज को कैटलाइज कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो इसमें भी 10 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस में। तो 10 ही एंजाइम्स हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस के हर स्टेप को कैटलाइज कर रहे होते हैं। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो क्योंकि इसके एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली के अंदर नहीं होते, इसीलिए जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो ये छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने अब आ गए हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो इतनी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो इतनी एंशियंट क्यों है, इसका भी अब आंसर आप दे सकते हैं। सेकेंडली जो क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में क्यों होती है, इसका भी जो है वो आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो तमाम वो किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में नहीं होते, और जो ग्लाइकोलिसिस है वो तमाम ऑर्गेनेलीज के इवॉल्व होने से पहले की जो है वो एक पहले का प्रोसेस है। उसके बाद वो कहता है कि फ्रुक्टोज़ हैं, ग्लैक्टोज़ हैं, इनको भी जो है वो आप ग्लाइकोलिसिस में डाल सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सिर्फ ग्लूकोज ही क्यों, बाकी भी तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास फ्रुक्टोज़ होते हैं, ग्लैक्टोज़ होते हैं, उनका क्या करें, क्या वो डाइजेस्ट नहीं होते, क्या उनको जो है उनकी ब्रेक डाउन नहीं की जाती, क्या उनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती? बिल्कुल, हमें इनसे भी एनर्जी मिलती है। तो उसमें ये कहता है कि जो फ्रुक्टोज़ होते हैं, ग्लैक्टोज़ होते हैं, इनकी भी ब्रेक डाउन की जाती है, और इसी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से ही इनको जो है वो स्टार्ट किया जाता है, इनकी ब्रेक डाउन को। उसके बाद जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली 2 फेजेज़ होती हैं। एक होती है प्रिपरेटरी फेज़ और एक होती है पे ऑफ फेज़। प्रिपरेटरी फेज़ या फिर इन्वेस्टमेंट फेज़, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये वो फेज़ होती है जिसमें हम एनर्जी जो है वो, इसमें एनर्जी कंज्यूम की जाती है। इसमें एनर्जी जनरेट नहीं होती बल्कि एनर्जी कंज्यूम की जाती है, एनर्जी यूज़ होती है इस फेज़ में। सेकंड आती है पे ऑफ फेज़। ये वो फेज़ होती है ग्लाइकोलिसिस की जिसमें एनर्जी बनती है, जिसमें एनर्जी रिलीज़ की जाती है। तो ये इसमें ये तो बेसिकली आपको मैंने बताया कि 10 स्टेप्स होते हैं, तो 5 स्टेप्स जो होते हैं वो प्रिपरेटरी फेज़ में आते हैं। देन जो रिमेनिंग 5 स्टेप्स होते हैं वो पे ऑफ फेज़ में आ जाते हैं, या फिर ये जो एनर्जी यील्डिंग फेज़ होती है ये उसमें आ जाते हैं। ये प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का। इसमें सबसे पहले आपके पास एक ग्लूकोज होता है।
ग्लूकोज को चेंज किया जाता है इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखिए ग्लूकोज है, उसको चेंज कर रहे हैं हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो इसके लिए हमें फॉस्फेट चाहिए। वो फॉस्फेट कहाँ से आएगा? जब हम एटीपी को एडनियन ट्राई जो है ना, वो इसमें कहते हैं जब हम एटीपी की ब्रेक डाउन करते हैं, उसको एडीपी में चेंज करते हैं, उससे जो है वो हमें एनर्जी मिलती है। जब हम एडनियन ट्राईफॉस्फेट की ब्रेक डाउन करके उसको एडनियन डाईफॉस्फेट में चेंज करते हैं तो एक फॉस्फेट रिलीज़ होगा। ये फॉस्फेट जो है वो जाकर वो ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाएगा। देन कम्स नेक्स्ट स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में हम चेंज कर देते हैं। इसमें ना तो कोई एनर्जी यूज़ होती है ना ही कोई एनर्जी निकलती है। बेसिकली हमने जस्ट ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में चेंज करना है। तो अगर आपकी डाइट के यूनिट फ्रुक्टोज है तो देखिए वो भी जो है वो इस तरह से आकर ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पर ऐड हो सकता है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट में चेंज करना है। देखिए जब हमने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज किया, वहाँ पर हमें एक फॉस्फेट चाहिए था जिसके लिए हमने एटीपी की ब्रेक डाउन की। नेक्स्ट जब हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट में चेंज कर रहे हैं, इसके लिए भी हमें जो है वो एक फॉस्फेट चाहिए। तो अगेन जो है वो हम एटीपी की ब्रेक डाउन करेंगे और उसको एडीपी में चेंज करेंगे। जो एक फॉस्फेट रिलीज़ होगा उसको फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 1 के ऊपर लगा देंगे। पहले हमने जो फॉस्फेट लगाया हुआ था वो कार्बन नंबर 6 के ऊपर था, अब हम कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक और फॉस्फेट जो है वो अटैच कर देंगे। उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट की जब ब्रेक डाउन होगी तो आगे बनेंगे 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएंगे। 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनते हैं। अब इसमें ना यहाँ पर एक छोटा सा एक स्टेप मिसिंग है, वो ये है कि वो नेक्स्ट आगे जाकर आपको मैं बताऊंगी कि फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट जो होता है वो बेसिकली आगे से 2 कंपाउंड्स में टूटता है। एक होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। इसमें जो होता है ना, एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आ जाता है, एक होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और उसके बाद वो कहता है कि इसमें वो जो एसीटोन फॉस्फेट होता है देन उसको चेंज किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। उसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में हम चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है वो नेक्स्ट आगे जो है ना वो ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट स्टेप्स में नहीं जा सकता। इसके लिए हम यहाँ पर आइसोमराइजेशन करते हैं। आइसोमराइजेशन में हमने क्या करना होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज कर देते हैं। तो अब एक फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन चुके हैं। अब आगे इनको लेकर आगे स्टेप जो है वो हम चलेंगे 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, देन आगे से चेंज हो जाएंगे 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट। 2 क्यों लगा? देखें एक फ्रुक्टोज टूटा था तो 2 जो है वो आगे 3 कार्बन्स वाले 2 कंपाउंड्स बने थे, यानी कि 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने हैं। अब वो दोनों को अलग अलग लिखने की बजाय उसने इकट्ठा ही लिख दिया है। आप इसको अलग भी लिख सकते हैं, आप इसको जो है वो इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको अलग लिखेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को देन हम चेंज करते हैं 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट, देन 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट चेंज होगा इनटू द 3 फॉस्फोग्लिसरेट। देखिए 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट मतलब कि 1 के ऊपर भी फॉस्फेट लगा हुआ था, 3 के ऊपर भी फॉस्फेट लगा हुआ था। अब एक फॉस्फेट को हम बाहर निकालेंगे, हम 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएंगे, तो वो जो एक फॉस्फेट हम बाहर निकालने जा रहे हैं वो क्या होगा, अब वो एडीपी के साथ मिलेगा। वो जो एडीपी पहले हम ऊपर वाले प्रोसेसेस में जिसको हमने यूज़ किया था, जिसको हमने एडीपी को यूज़ करके एडीपी बनाया था, अब यहाँ पर वो कहता है कि वो जो है ना ये फॉस्फेट उस एडीपी के साथ मिलेगा और यहाँ पर एटीपी हमारे पास बन जाएगी। देन ये जो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट से बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देन बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें क्या होगा, सिंपली जो कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ था अब वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर लग जाएगा। देन उसके बाद आ जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट, मतलब वही कार्बन नंबर 2 के ऊपर ही लगा रहेगा फॉस्फेट ग्रुप और ये चेंज हो जाएगा इनटू द फॉस्फोइनोल पायरोवेट। देन फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है वो आगे से चेंज कर जाएगा, आगे से टूट जाएगा, 2 पायरोवेट में आप कह लो कि कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी अब यहाँ पर भी पहले फॉस्फेट लगा हुआ था, इसकी कार्बन नंबर 2 के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ था, तो उसके बाद फिर वो फॉस्फोइनोल पायरोवेट में चेंज हुआ। फॉस्फोइनोल पायरोवेट में चेंज होने के बाद ये वाला जो फॉस्फेट एक और होगा वो रिलीज़ हो जाएगा और यहाँ पर हमें एक और जो है वो एनर्जी का मॉलिक्यूल मिलेगा। लेकिन अब आप ये सोच रही होंगे यहाँ पर 2 दोनों के साथ क्यों लगा हुआ है, दोनों एटीपी के साथ 2 क्यों लगा हुआ है? फिर दोबारा से बताती हूँ, क्योंकि जो फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट था वो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज
चेंज होता है। तो जब ये 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज होता है तो ये तमाम प्रोसेस दोनों के साथ हो रहा है। तो दोनों में जब एक एक एटीपी जनरेट होगा तो टोटल 2 बन जाएंगे, यहाँ पर भी 2 एटीपी जनरेट हो जाएंगे। और साथ में एक बात जो आपने एक और याद रखनी है, दैट इज़ के ये जो है ना 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में रिड्यूस होता है तो यहाँ पर जो है वो NADH बनता है। एक और बात जो आप हमेशा याद रखेंगे वो ये कि जो NADH, जब एक NADH टूटता है तो इससे हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलते हैं। और उसके बाद अब देखें यहाँ पर टोटल जो है ना वो 4 ATP बन रहे हैं, लेकिन इस 4 में से 2 तो हमने पहले यूज़ किए हैं ना, तो नेट एनर्जी गेन ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP हैं। हाँ, आपसे कोई पूछे कि ग्लाइकोलिसिस से हमें कितने ATP मिलते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 ATP नेट गेन होता है, लेकिन बनते कितने हैं, 4 बनते हैं। 2 यूज़ हो जाते हैं, 2 नेट गेन होता है। अब ये जो पायरोवेट बना है, अब ये पायरोवेट की फेट जो है ना वो डिटर्मिन की जाती है। ये पायरोवेट या तो फर्मेंटेशन में चला जाता है या फिर ये क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। ये पायरोवेट जब फर्मेंटेशन में जाएगा तो इससे लैक्टेट बनता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, और अगर ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो आगे से इससे मज़ीद जो है वो एनर्जी हासिल कर ली जाएगी। उसके बाद अब हम इसके रिएक्शंस की बात करते हैं। वही जो भी मैंने पूरे आपको बताया है ना वो दोबारा से इनको यहाँ पर डिस्कस करेगा। रिएक्शन 1 में क्या होगा, फर्स्ट फेज डिस्कस करते हैं, वो जिसमें एनर्जी हमने यूज़ की है। अच्छा, एक मिनट, ये ज़रा दोबारा यहाँ पर आएँ। देखें यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक के ऊपर वाले जो प्रोसेसेस हैं यहाँ पर एनर्जी यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ है, ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस हैं। इसके बाद नीचे वाले जो हैं इनमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये एनर्जी रिलीजिंग स्टेप्स हैं। रिएक्शन 1 में सबसे पहले कहते हैं ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन होती है। एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज जो कि यूज़ होता है, जो कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देता है। ये रिएक्शन जो है इसके लिए हमें एक ATP का मॉलिक्यूल चाहिए, और ये स्पॉन्टेनियस होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल स्टैंड्स फॉर कि जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है तो इसको दोबारा से इसकी ग्लूकोज में चेंज नहीं किया जा सकता। और ये रिएक्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस स्टैंड्स फॉर वो जो कि खुद ब खुद आगे को प्रोसीड करता रहता है। उसके बाद कहता है कि इट इज़ रेगुलेटेड बाय द प्रोडक्ट इनहिबिशन। प्रोडक्ट इनहिबिशन क्या होता है, अब आपके माइंड में यही क्वेश्चन होगा। तो बच्चे बेसिकली प्रोडक्ट इनहिबिशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें वो कहता है किसी भी रिएक्शन में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही उस रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं। क्या मतलब है इस बात का कि देखिए, जब ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो गई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो जब एक सेल में इनफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएंगे तो ये एक मैसेज जाएगा कि अब जो है वो मज़ीद ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं करनी, जब तक कि जो इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को मज़ीद आगे से कंज्यूम ना कर लिया जाए। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट द हेक्सोकाइनेज एंड स्लो द रिएक्शन। मतलब कि ये एंजाइम्स को जो है वो इनहिबिट कर देगी। एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो रिएक्शन का रेट बहुत स्लो हो जाएगा। तो पहले ग्लूकोज जो बहुत ज़्यादा स्पीड पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे थे, अब उनका आप कह सकते हो कि रेट जो है वो स्लो हो जाएगा और कम जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होंगे। रिएक्शन 2 की बात करते हैं। इसमें जो होता है आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, और जो एंजाइम यहाँ पर यूज़ होता है उसको कहते हैं ग्लूकोज आइसोमेरेज। ग्लूकोज आइसोमेरेज वो एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देगा। देन कम्स रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 में क्या होता है, इसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज करना है। इसमें एक एंजाइम यूज़ हो रहा होता है जिसको कहते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है कि ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल जो होता है ना, अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होते हैं, ये बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं। अनस्टेबल वो जो कि ज़्यादा देर तक अपनी हालत में नहीं रह सकते, बल्कि फ़ौरन से उन्होंने कहीं और रिएक्शन करके किसी और फॉर्म में चेंज कर जाना होता है। तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। जो एक फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि और ये इसमें एक और जो है वो ATP का मॉलिक्यूल भी इस रिएक्शन में यूज़ होता है, ATP, यहाँ पर भी आप खुद से लगाएंगे। रिएक्शन 4 आता है। इसमें कहते हैं एनर्जी कंजप्शन जो होती है इन्वेस्टमेंट फेज़ की, अब वो कंप्लीट हो चुकी है। 2 मॉलिक्यूल हमने ATP के यूज़ कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो होता है
उसको जो है वो अब हमने फ़ौरन से दो ट्रायोसिस में चेंज करना है, दो ट्रायोसिस में कन्वर्ट करना है। जो एंजाइम यहाँ पर काम करेगा दैट इज़ फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट एल्डोलेज। अब यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो क्या करने जा रहा है, उसने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को दो ऐसे मॉलिक्यूल्स में चेंज कर दिया है जो कि 3 कार्बन्स वाले थे। इन ट्रायोज शुगर्स को, इसमें से एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जो दूसरी है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। अब इनकी शॉर्ट टर्म्स आप याद रखेंगे, ना भी याद रहें तो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपने आगे शॉर्ट टर्म्स ही मेंशन करनी है, आप पूरा नेम भी लिख सकते हैं। रिएक्शन 5 में क्या होगा कि ये जो आपके पास बना था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब ये इसमें अब कहते हैं इनकी ना कन्वर्जन होगी। अब पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना था, अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये जो कन्वर्जन पहले मैंने आपको बताई थी, दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, अब वो दोनों जो हैं वो सेकंड स्टेज में जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस की। सेकंड स्टेज जो कि पे आउट है, जो जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। एनर्जी पे आउट फेज़ की हम बात करते हैं, कहते हैं इस फेज़ में क्या होता है कि इसमें एक NADH का मॉलिक्यूल होता है, साथ में ATP के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। अब वो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। देखिए बच्चे याद रखिएगा कि दो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहे हैं और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की फर्दर ब्रेकडाउन से आपके पास दो ATP बन रहे हैं, साथ में आपके पास एक NADH जो है वो बन रहा है। अब जब आप दोनों ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बन जाएंगे। उसके बाद कहता है कि एट फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज, कहते हैं इसमें वो कहता है कि जब GA3P जो है वो इसमें जनरेट हो रहा है तो टोटल पे आउट जो होगी इससे वो 4 ATP और 2 NADH हो जाएंगे। जब हम इस ATP को यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट में तो वो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बेसिकली बच्चों पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस में हमें बचत क्या होती है, हमारा नेट गेन क्या होता है, वो होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। देन कम्स रिएक्शन नंबर 6। रिएक्शन 6 में क्या होता है, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था उसको 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में चेंज किया। एंजाइम कौन सा था, डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है डिहाइड्रोजिनेज। एक बात और है, जहाँ पर भी NADH या तो बन रहा होगा या फिर यूज़ हो रहा होगा, वहाँ पर जो एंजाइम होगा उसको डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। वहाँ पर एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज होगा। जहाँ पर भी ATP का रोल होगा वहाँ पर जो एंजाइम होगा वो काइनेज होगा, चाहे ATP की ब्रेक डाउन हो रही हो चाहे ATP जनरेट हो रहा हो। जो एंजाइम वहाँ पर यूज़ होता है उसको काइनेज कहते हैं। उसके बाद कहते हैं इसमें दिस यील्ड मॉलिक्यूल ऑफ NADH, इसमें एक NADH का मॉलिक्यूल बनता है। वो बनता कैसे है, जब NAD की रिडक्शन होती है, जब NAD के साथ आप हाइड्रोजन उसमें ऐड करते हैं तो NADH बन जाता है। देन कम्स रिएक्शन नंबर 7। इसमें क्या होगा कि ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट था उसको हमने 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया बाय द एंजाइम दैट इज़ अ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। देखें काइनेज आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर पहले हमारे पास जो था वो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट था, मतलब कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी और कार्बन नंबर 3 के ऊपर भी फॉस्फेट लगा हुआ था। अब वो चेंज कर रहा है इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। इसका मतलब एक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। तो जब एक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज़ हो रहा है तो वो फॉस्फेट जो है वो ADP के साथ मिलेगा और जाकर उसको ATP में जनरेट कर देगा। ADP के साथ मिलेगा और ATP जनरेट कर देगा। रिएक्शन 8 की बात करते हैं। इसमें ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था उसको 2 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज किया जाता है। इसमें कोई ना तो फॉस्फेट रिलीज़ होता है ना ही कोई फॉस्फेट ऐड होता है, बल्कि सिंपली वो जो कार्बन नंबर 3 के ऊपर लगा हुआ था उसको कार्बन नंबर 2 के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। और जो एंजाइम यहाँ पर यूज़ होता है दैट इज़ अ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन 9 की। रिएक्शन 9 में कहता है कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है अब उसको हमने फॉस्फोइनोल पायरोवेट में चेंज करना है और जो एंजाइम यहाँ पर यूज़ होता है दैट इज़ द इनोलेज। इनोलेज वो एंजाइम है जो कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पायरोवेट में चेंज करने जा रहा है। उसके बाद रिएक्शन 10 की बात करते हैं। इसमें कहता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो होता है ना उसको अब हमने पायरोवेट में चेंज कर दिया, किससे, बाय एंजाइम दैट इज काइनेज। काइनेज क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी फॉस्फेट रिलीज़ होगा। अब यहाँ पर भी फॉस्फेट रिलीज़ होगा तो वो फॉस्फेट ADP के साथ जाकर मिलेगा और उससे जो है वो ATP जनरेट कर देगा। ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो पायरोवेट में चेंज हो गया या फिर एक जो फॉस्फोइनोल पायरोवेट की अगर हम बात करें तो वो अगर पायरोवेट में चेंज होगा उसको दोबारा से जो है वो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। और उसके बाद कहता है कि ये एक रेगुलेटरी स्टेप होता है।
अब बात करते हैं हम इसमें इन रिएक्शंस की। अब ये जो रिएक्शंस हैं ये आपने ऐसे ही याद करने हैं, आपने सिंपल जस्ट इनके नेम्स नहीं याद करने बल्कि आपने इनके साथ में स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं। सबसे पहले है ग्लूकोज। आप चाहें तो ग्लूकोज को लीनियर भी बना सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर उसको रिंग फॉर्म में बनाया है तो आप रिंग फॉर्म में भी बना सकते हैं। ग्लूकोज है, ग्लूकोज की सबसे पहले ब्रेक डाउन हो रही है, जो एंजाइम यहाँ पर यूज़ हो रहा है दैट इज़ अ हेक्सोकाइनेज, और ये हेक्सोकाइनेज जो है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा है। देखें एटीपी की ब्रेक डाउन हुई है, एडीपी बना है, उस एडीपी के नतीजे में एक फॉस्फेट रिलीज होगा जो कि जाकर इस ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 के ऊपर अटैच हो जाएगा। देन आगे आता है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, वो एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल आइसोमेरेज भी लिख सकते हैं कि कोई भी आइसोमेरेज एक एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज करने जा रहा है। उसके बाद इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंस होता है, यू नो अबाउट इट वेरी वेल। ये हमने जो है वो अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर और इनका डिफरेंस आपस में देखा था कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। अगर नहीं भी याद तो फिर भी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसमें कार्बन नंबर जो 2 है ना वहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रही है, और ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है। देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को हम चेंज कर रहे हैं इनटू द फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। हाँ जी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है दैट इज़ अ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और इसमें पहले कार्बन नंबर 6 के ऊपर एक फॉस्फेट लगा हुआ था, अब कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी एक फॉस्फेट जो है वो अटैच हो चुका है। उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है उसकी भी आगे से आप कह सकते हो ब्रेक डाउन होगी, तो इसमें जो एंजाइम यूज़ होगा दैट इज़ एल्डोलेज, और इसमें सबसे एक बन रहा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा बन रहा है ग्लिस एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दोनों ही 3 कार्बन वाले हैं। अब क्या होगा कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। पहले वो यहाँ पर इस तरह से बनेगा, देन उसके बाद जो है ये यहाँ पर यूँ करके चेंज हो जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो गया। अब हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन चुके हैं। उसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो इसमें इसकी डिहाइड्रोजनेशन होगी, यहाँ पर एक एंजाइम डिहाइड्रोजनेज काम करेगा और जो है वो इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में चेंज कर देगा। मतलब पहले जस्ट जो है वो इनके 3 के ऊपर लगा हुआ था, 1 के ऊपर भी फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो इसमें आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद वो कहता है इसमें एटीपी जनरेट होती है, देन इसमें हम बात करते हैं कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, देन इसके बाद जो है वो फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, और उसके बाद फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है वो बन जाता है। इनमें इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, कोई इनका ऐसे कोई खास डिफरेंस नहीं है। वो आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन वाले हैं, इसमें कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है ना वो फॉस्फेट लगा हुआ है। उसके बाद म्यूटेज एंजाइम आएगा और ये जो है वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर फॉस्फेट को शिफ्ट कर देगा। देन ये इसमें कार्बन नंबर 2 के ऊपर ही फॉस्फेट रहेगा, जस्ट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि यहाँ पर एक H जो है वो निकलेगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और साथ में जो है वो इन दोनों कार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाएगा। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OH निकल रहा है यहाँ से, और वो OH जब निकलेगा तो यहाँ से जो है वो कार्बन का अपनी साथ वाली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है। बेसिकली इसका ना मतलब यहाँ पर जो होता है वो ऑक्सीजन आप कह सकते हो यहाँ पर वाटर को निकालना होता है, और जो एंजाइम यहाँ पर यूज़ होता है दैट इज़ द इनोलेज। और उसके बाद फिर एक काइनेज आएगा, और ये जो फॉस्फेट लगा हुआ है इस फॉस्फेट को हमने यहाँ से निकाल बाहर करना है, और इसके लिए फिर ये एटीपी जो है वो जनरेट होगी, और इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है दैट इज़ द काइनेज। और फॉस्फोइनोल पायरोवेट पीईपी और पायरोवेट में क्या डिफरेंस है, यू कैन सी हियर डिफरेंस इज़ के जस्ट इसमें जो यहाँ पर फॉस्फेट लगा हुआ था अब वहाँ पर फॉस्फेट की जगह पर एक ऑक्सीजन ने आकर जगह बना रही है, और इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसमें अब इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या है, हमने एक 6 कार्बन वाला जो कंपाउंड था उसको हमने 2 3 कार्बन वाले कंपाउंड में चेंज किया है। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर तो एक है, बच्चे देखें यहाँ पर एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चला है। ये सारा रिएक्शन जो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लिए हुआ है वो अब दूसरे के लिए भी होगा। तो इसी तरह एक एटीपी यहाँ बनेगा, एक एटीपी आगे जाकर बनेगा। इसी तरह जैसे इसका NADH बना है, जब आप दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड डालेंगे तो वहाँ पर भी जो है वो एक NADH जो जनरेट होगा। अब हम बात करते हैं फेट ऑफ पायरोवेट। इस पायरोवेट की किस्मत की बात करते हैं। पायरोवेट
जो होता है ना, ये एक वर्सटाइल मॉलिक्यूल है। उसके बाद इसने आगे से ना इसके लिए डिफरेंट पाथवेज होते हैं जिसमें ये जा सकता है। एक होता है क्रेब्स साइकिल, दूसरा होता है फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस के बाद कहते हैं ये जो पायरोवेट होता है इसको एस्टाइल कोएंजाइम में चेंज किया जाता है, वो आगे से क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। सम टाइम कहते हैं ये जो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरोवेट बनता है वो लैक्टेट में चेंज हो जाता है, यानी कि जब माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, जब ऑक्सीजन ना हो, तो फिर जो है ये पायरोवेट जो होगा वो लैक्टेट में चेंज हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, देन जो है ये पायरोवेट जो है वो आप कह सकते हो कि वो उसमें क्रेब्स साइकिल में जाएगा और मज़ीद हमें जो है वो एनर्जी देगा। देखिए ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की पायरोविक एसिड लिख लें चाहे पायरोवेट लिख लें, एक ही बात है। पायरोविक एसिड जो है अब ये या तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहेगा और ये फर्मेंटेशन में चला जाएगा। फर्मेंटेशन भी एनाएरोबिक होती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के एब्सेंस में होती है। कोई ऑक्सीजन नहीं होगी तो फर्मेंटेशन दो या तो ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा या फिर ये एथेनॉल में चेंज हो जाएगा। इन दोनों का आगे से क्या मज़ीद इनकी क्या डिटेल्स होती हैं वो हम जब हम फर्मेंटेशन पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। या फिर कहते हैं ये जो पायरोविक एसिड होता है, अगर ये ऑक्सीजन मौजूद है तो ये क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। क्रेब्स साइकिल के बाद ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन करेगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में जो है वो इस पूरे प्रोसेस में ग्लूकोज, देन पायरोविक एसिड, देन ऑक्सीजन अगर मौजूद है तो क्रेब्स साइकिल और देन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अगर ये वाली चेन होगी तो हमें 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलते हैं फ्रॉम द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज। अगर ये नहीं है तो फिर हमारे पास नेट गेन ऑफ एनर्जी जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ही होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी ही होगा। सो दैट वाज ऑल। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।